नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य तौर पे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से किए होंगे, लेकिन आज आपको पूरी गहराई तक जानना ज़रूरी है, एक एक बातों को समझना ज़रूरी है। अंत तक जब देखेंगे ना, तो आप बहुत गहरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझ पाएंगे। इसलिए जो भी बातें पढ़ाऊंगा उसको ये समझ लेना कि एकदम ज़ीरो से एडवांस तक की पढ़ाई होने वाली है आज की क्लास में। ओनली ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो से एडवांस तक की पढ़ाई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आज की क्लास बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो चलो देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये पूरे समय का आप अच्छे से उपयोग करेंगे तो फिर आप अच्छे से सीखेंगे भी। ये तो हुई एक मैसेज कि आप पूरी वीडियोस देखेंगे। अब कैसे करना है, इसके लिए आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और उसके बाद एक ही काम करना, जो भी ये वीडियो दिया जा रहा है इसको पॉज और प्ले करके ही आप देखें। यानी जब ज़रूरत पड़े तो आप इसे थोड़ा सा पॉज कर लें, जब ज़रूरत करे तो प्ले कर लें, लेकिन स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। अब बात ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए हम मोटे तौर पर यानी कि बेसिक तौर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझें, यानी परमाणु संरचना को एक तरह से बेसिक तौर पे जानें। वो क्या होता है ज़रा मैं बात करता हूँ। परमाणु की संरचना कैसी होती है, सिंपली हमने क्लास 6वीं से लेकर के अपने 10वीं तक 11वीं तक पढ़ ही लिए हैं, यानी इतने में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि परमाणु की संरचना को इतने में ही हम बहुत कुछ समझेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे तो कितना आसान होगा। पहली बात तो यही कहूँगा कि आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए होंगे, जैसे आपने किए होंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं 2, 8, 1। या फिर आपने लिखे होंगे एसपीडीएफ में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये अगर इनमें से कुछ ना आता हो या आता हो तो वीडियो देखें। और इसके बाद हमारे पास प्रश्न ये भी होते हैं कि मैं अगर आपसे Fe का पूछूं तो Fe का, Fe2+ का, या आपसे पूछूं Fe3+ का, या फिर मैं आपसे पूछूं Cl का और Cl- का, तो क्या इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाएंगे? और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किन किन बातों की हम चर्चा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को सीख सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इन सब के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखें। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले समझना होगा परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि भैया परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाई जाती है। इसको मैंने गोला प्लस के रूप में दर्शा दिया है। अब इनके चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन रुकती हैं या जिस जगह पे वो घूमते रहती हैं, उनको कहा जाता है ऊर्जा स्तर यानी शेल। तो कई कोश इस तरह से होते हैं। अभी तक जो तत्व पाए गए हैं, जो एलिमेंट पाए गए हैं, उनमें उनके जो परमाणुओं की में जो शेलों की संख्या लगभग 7 तक पाया गया है। चलो, ये कहलाता है शेल या कोश। मैं इनका नाम लिख देता हूं। इनको कहते हैं हम लोग कोश, इंग्लिश में बोलते हैं तो शेल कहते हैं। थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं। यस, या इसको कक्ष भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऑर्बिट बोलेंगे, नोट करते जाइएगा। या ऊर्जा स्तर बोलेंगे, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं इसी को। ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल। या इसको कहते हैं, ये मुख्य नाम, एक और नाम से जाना जाता है क्वांटम नंबर में, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
इस तरह से इतने नामों से जाना जाता है और इनको दर्शाया जाता है स्मॉल n से। अब सवाल यह है कि क्या इन सारे नामों को जानना जरूरी है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना चाहिए, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सिर्फ इंग्लिश जान ले तो चल जाएगा उनको। चलो, अब तो इनको ही हम कोश कहते हैं, इनको ही ऊर्जा स्तर कहते हैं, इनको ही कक्ष कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो ये n की वैल्यू क्या होगी जरा देखें। इनको हम n से दर्शाते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं n, और n की वैल्यू जो होती है, यानी इनको हम क्या कहेंगे, अंदर से बाहर की तरफ, पहले वाले को k, दूसरे को l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, जो भी बोलना चाहे। तो ये है k, l, m, n आदि। यस, लेकिन इनको एक नंबर भी दिया जाता है कि पहले वाले को पहला नंबर, अंदर वाले को 1 2 3 4 ऐसे करके भी करते हैं। तो ये होगा 1 2 3 4 इस तरह से, यानी कि के कोश को 1 नंबर 1 कोश भी कहते हैं, या एल को 2 भी कहते हैं। तो ये नंबर वाइज भी क्वांटम नंबर बोले तो मुख्य क्वांटम नंबर सेकंड एनर्जी लेवल का 2, थर्ड का 3, इस तरह की बात कर सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इस तरह का बोल सकते हैं। मैंने कहा ना, परमाणु की संरचना आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आप जितना पढ़े हैं अभी तक, उसको थोड़ा सा एडवांस करने का काम मेरा है। तो चलिए, ये हो गया। अब इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 1 2 3 ऐसे भी लिख देता हूं। चलिए, 1 2 3 4 5 इस तरह का एनर्जी लेवल में माना जाता है। ये जो कोश है, ये और भी छोटे भागों में बना होता है। जैसे अगर हम कहें हमारा घर है, अब इस घर में एक कमरे नहीं रहते हैं, बहुत सारे कमरे रहते हैं, 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं, या ये रूम वो रूम कह देते हैं। तो वैसे ही ये जो एनर्जी लेवल है, वो भी कई छोटे टुकड़ों में बटा होता है। इनको कहा जाता है उपकोश, सब शेल या उपकक्ष, सब ऑर्बिट, इस तरह से नाम दिया जाता है। इसको हम और भी नाम दे सकते हैं, उप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, उप मुख्य क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं, या क्वांटम संख्या में नाम देते हैं तो द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या इंग्लिश में बोले तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कहा जाता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से दर्शाएंगे। इसका वैल्यू जो होगा वो होगा SPDF। हम पहुंच चुके हैं SPDF में, यानी हर एक ऊर्जा स्तर SPDF से बना होगा। यानी SPDF मिलकर के, जैसे किचन, बेडरूम, हॉल मिलकर के घर बनता है, वैसे ही यहाँ पर है हमारे पास यही छोटी छोटी भागें, जिसको हम रूम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं इनका उपभाग, यानी घर का उपभाग कमरे होते हैं। वैसे ही मुख्य क्वांटम संख्या का उपभाग ये होगा द्विगंशी क्वांटम संख्या, या यूं कह सकते हैं कोश का उपकोश होगा। बस समझ में आ गया होगा, ये छोटे भागों में बना होगा। इसको भी हम नंबर देते हैं 0 1 2 3, ये भी नंबर देते हैं। यानी कि S को अगर नंबर में बोलें तो 0 है, P को मैथमेटिकल नंबर दिया जाएगा 1, और D को 2 और F को 3 बोला जाता है। बस ये है, क्वांटम संख्या भी हमने इसी जगह पे जान ली है। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है आपको। चलो साहब, अब बात है, तो ये पहला ऊर्जा स्तर केवल एक उपकोश होता है, यानी सिर्फ एक कमरे का घर है बस, और कुछ नहीं है। जबकि इसमें 2 S और P से बना होता है, यानी कि 2 कमरों का घर है। इसमें 3 उपकोश होंगे, सब ऑर्बिट होंगे। तो ये कितना हो, S P D 3 का हो गया। चौथा
एनर्जी लेवल SpDf होगा, पांचवा SpDfG। वैसे G नहीं होता है, अभी तक प्रकृति में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं पाया गया जिसमें G की जरूरत पड़े, लेकिन आप समझ लो GHIJ जो भी लिखना है लिख लें, लेकिन उतने तक पहुंचेंगे ही नहीं और ना पहुंचा जा सकता है। मैं ग्राफ बताऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो बात यहां पर हो गया SP तो समझ में आ गया होगा। पहले एनर्जी लेवल में कौन सा उपकोष होता है भाई? पहले कोष में कौन सा उपकोष होता है? पहले कोष में S उपकोष होता है, दूसरे कोष में SP उपकोष होता है, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF, पांचवें में SPDF। जी तक तो पूछेंगे नहीं, हमने कहा है ना। छठवें में भी SPDF, हाँ लिखना चाहो तो GH भी लिख सकते हो। यस, तो ये बात हुई। अब सवाल आता है कि पहले एनर्जी लेवल का, पहले कोष का जो उपकोष है S, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये S1 का है, ये S2 का है, ये S3 का है? तो इसको बोलने का एक तरीका होता है, इसको एक पहचान के लिए दिया जाता है, वो ये है कि पहले का है इसलिए इसको 1S बोलेंगे, दूसरे का है तो उसको 2S, और इसको 2, दूसरे एनर्जी लेवल का है तो 2। तो ये एनर्जी लेवल का नंबर और उसके बाद उपकोष। तो ये 2S 2P हो गया, ये हो गया 3S 3P 3D, चौथे का है तो 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F 5G। तो इस तरह से हमने परमाणु की संरचना को एक तरह से देखा जाए बेसिक तौर पे हम जान गए हैं और थोड़े एडवांस भी हुए हैं। और जो हमने पहले पढ़ा था, कुछ बच्चों के लिए बोलो, जो पहले पढ़ा था उसमें भी हमने अपने आप को बेहतर सफाई कर लिया, अपने दिमाग को फिल्टर कर लिया। इतनी बातें आप यहां पर सीख गए। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं। तो आपने क्या देखा, किसी परमाणु में इन उपकोषों का क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर ऑफ सबशेल, उपकोषों का क्रम, उपकोषों का क्रम, ऑर्डर ऑफ सबशेल यानी उपकोषों का क्रम। ये आपके दिमाग में एकदम बैठ गया। ऊर्जा स्तर होता है या कोश होता है 1 2 1 2 3 4 5। अब पहले एनर्जी लेवल में केवल एक सबशेल होगा यानी 1s होगा, दूसरे में होगा 2s 2p, तीसरे में होगा 3s 3p, चौथे में होगा 4s 4p 4d 4f। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो ये याद भी हो गया होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको याद भी हो गया। तो ये ऑर्डर क्या है जरा देखें, बता सकते हैं? पहला क्या मिलेगा? 1s, फिर क्या मिलेगा? 2s 2p, फिर क्या मिलेगा? 3s 3p 3d, फिर क्या मिलेगा? 4s 4p 4d 4f, फिर क्या मिलेगा? 5s 5p 5d। इस तरह से आप आराम से लिख सकेंगे। 5, हाँ मैंने कहा D तक ही रखना है, F तक ही रखना है, G नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। वो होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, होता नहीं है। यस, तो इस तरह से। लेकिन सवाल ये है, क्या इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं में भरता है ना, इलेक्ट्रॉन तो इसी में भरता है, पर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या इसी क्रम में भरेगा? यानी पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 3s में, 3p में? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक ग्राफ जानना ज़रूरी है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम मिलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा अगला ले जाता हूं। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन
कम ऊर्जा वाले उपकोष से अधिक ऊर्जा वाले उपकोष की ओर भरता है। किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन भरता है तो सबसे पहले भरेगा जिस सबशेल का एनर्जी कम है उसमें, फिर उसके बाद थोड़े ज़्यादा वाले में, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा वाले में, फिर थोड़े से ज़्यादा वाले में। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में चढ़ रहे हो तो सीढ़ी की सहायता से चढ़ते हो, तो चढ़ते समय कैसे चढ़ते हो? पहले पहला स्टेप, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चढ़ते हो ना। तो कम एनर्जी वाला स्टेप पहला होगा, फिर उसके बाद अगले में थोड़ा एनर्जी और बढ़ गया, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब भरता है तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले में भरेगा, फिर अधिक एनर्जी में, फिर अधिक एनर्जी, ऐसे भरते हुए आगे बढ़ता है। वो तो करते ही हो, लेकिन अब वो भरने का क्रम क्या होगा, इसको जानने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे, जिसको आप एक बार बना के देखिए। आपके दिमाग में क्या बैठ गया बेटा आप कि भाई मैं अगर ये कहूँ सिंपल, एक पहले क्या करूँगा, दो बार बताऊँगा। पहले बताऊँगा रफ, फिर बताऊँगा आपको बढ़िया सा डिज़ाइन कैसे करना है, तीसरे बारे में बताऊँगा, फिर उसका एक बार रफ। ठीक, चलो देखते हैं। आप अगर एनर्जी लेवल, इसको एनर्जी लेवल कहते हैं ना, कोश कहते हैं ना, एनर्जी लेवल को देखें तो 1 2 3 4 5 है। तो अगर मैं ये कहूँ पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो पहले एनर्जी लेवल में आपने देखा था एस, दूसरे में देखे थे एसपी, तीसरे में देखे थे एसपीडी, चौथे में देखे थे एसपीडीएफ, पांचवें में देखे थे एसपीडीएफ। जी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना जी लिखना है तो लिख लो, मुझे क्या तकलीफ है ना। एस पी डी एफ जी एच लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। एस पी डी एफ जी एच आई लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। नहीं लिखना चाहते हैं छोड़ दीजिए, जी एच आई होता ही नहीं है किसी परमाणु में। तो आप इतना तो आप समझ गए। अब यहां पर क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, उसका जानकारी मिलेगा। आप इसके लिए परेशान मत होइए कि मेरे पास सर डाउट है, मैं डाउट दूर नहीं कर पा रहा हूं, ये मत सोचना। आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं जब आप कंप्लीटली सीख जाते हैं। अब ये पहले एनर्जी लेवल का है तो मैंने इसको 1s लिखा, फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसा हो गया ना। अब मैं इसको दोबारा एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या आप मैंने जो यहां पे लिखा था उसे बिना देखे लिख सकते हैं? ये एनर्जी लेवल है, तो पहले एनर्जी लेवल में क्या है 1s, फिर दूसरे में क्या है 2s 2p, थोड़ा दूरी बना के रखना। s वाला s में आएगा, यानी कि पहले में क्या आएगा 1s 2s 3s 3p 3d, और सॉरी मैंने गड़बड़ करा, 3s 3p 3 है ना। फिर चौथे में आ रहे हैं 4s 5s 6s 7s। लेकिन आपको पता है पहले में s होता है, दूसरे में sp, तीसरे में भी p तो हो गई, तो 3p 3p ये 4p हो जाएगा, 5p 6p 7p। अब s, हाँ इसमें sp, तीसरे में spd 3d 4d 5d। मतलब मैंने कहना यह है कि s वाले s के सीधे में होगा, p वाला p के सीधे में होगा, d के सीधे में होगा d वाला। तो ये 5d 6d 7d ये लीजिए। अब spd चौथे में 5 होगा, spdf 4f 5f 6f 7f, 7 तक ही रखना है, क्योंकि ऐसे तत्वों पे ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं जिनमें 7 से ज़्यादा ऊर्जा स्तर ही नहीं है, तो फिर एसपीडीएफ होने की संभावना ही नहीं है। अब देखें, ये बात तो क्लियर हो गया होगा, तो आपको पूरी बात समझ में आ रहा होगा। यस, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें। मैं इसको कैसे बनाया हो, ऐसे 1 में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, इस तरह से। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या आप ऐसा लिख पाओगे बिना देखे? खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। सोचो, लिख पाओगे? यस करो, कमेंट में आज यस करो, मुंह से बोलो यस, नए कमेंट में लिख तो मत लिखो, लेकिन यस तो करो। ठीक है, लिख पाओगे, बना पाओगे? तो मैं फिर आपको एक बढ़िया सा, अब ये तो हुआ रफ वाली बात,
अब इसका मैं ग्राफ, नया पेज ओपन कर लीजिए और उसमें इस ग्राफ को बनाना मैं आपको सिखा देता हूं। बेटा मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप तक संदेश पहुंचाना नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना, सिखाना, पढ़ाना और आपको एक बेहतर जानकारी देना, साथ में आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाना ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आए और सक्सेस भी आप हो सकें। ये मेरा काम है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। आप अपनी कॉपी देखिए, अभी कुछ मत करिएगा, अभी मत कुछ करिएगा, ये मेरा काम है। ये आप कुछ मत करिएगा ना। आपकी कॉपी में ये लाइनें हैं। आपकी कॉपी में ऐसी लाइनें हैं, है ना? हाँ, अब उस कॉपी में क्या करना, जो बोलूंगा वही करना। 1, देखो 2 लाइन के बीच में 1 लिखे, फिर अगला गैप को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर छोड़ देंगे, 3 लिखेंगे, फिर छोड़ देंगे, 4 लिखेंगे, छोड़ देंगे, 5 लिखेंगे, छोड़ देंगे, 6 लिखेंगे, छोड़ देंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, तो मैं जो छोड़ देंगे उस वाली पार्ट को मैंने क्रॉस लिख दिया था, आप मत करिएगा क्रॉस। ठीक, ये कर दीजिए। फिर एक सीध में होना चाहिए, ये आपकी कॉपी में आपको सब दिखाई देगा। हम चूंकि ऐसे करके देखते हैं ना साइड से, इसलिए थोड़ा आगे पीछे तिरछा हो जाता है। इस साइड में एक काम करना, ऐसा एरो लगा देना और लिखना एनर्जी लेवल या एनर्जी बस लिख देना, ऊर्जा लिख देना। ये लीजिए, हो गया। अब आपने क्या सीखा है, क्या जाना है, आपके दिमाग में बैठ गया। इधर जो बताया गया कोई भी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अगर लिखते हैं तो अलग बात है, और वो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ गया है, रटने की अब ज़रूरत नहीं है। हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखें, आपने देखा था इसमें एक ही सब शेल है, मैंने एक गोला बना दिया। इसमें 2 सब शेल है, SP है, SP, तो एक पूरा का पूरे लाइन पे S होगा। एक गोला तो होगा सब में। दूसरे वाले में 2 है, तो तीसरे वाले में 3 SPD है। चौथे, ये पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 सब सेल, चौथे में 4। यस, ऐसा बना लें। थोड़ी देर पॉज कर लें, अगर आप थोड़ा धीरे हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, तो ये बना लें अपनी कॉपी में एकदम साफ सुथरा। आप अपने क्लास में सबसे पहला बंदा होगे, पहला स्टूडेंट होगे जो इतना साफ सुथरा आप बनाते होंगे। फिर बताऊंगा ग्राफ बनाना। ठीक है, बन गया। अब क्या करना, अब इसको सब बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो पॉज कर लीजिए। मैंने कहा हमेशा अगर थोड़ा पीछे हो जाते हो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लिया करो। फिर आगे बढ़ते हैं। चूंकि पहले का है तो ये 1 है और ये S है तो 1S। ये क्या है, 2S 2P 3S 3P 3D। अब एक काम करो, क्या पॉज कर लो और उसके बाद देखो कि क्या आप इसे पूरा भर सकते हैं। जी चलिए, आपने भर लिए होंगे। अब देखते हैं 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F 6S 6P 6D 6F 7S 7P 7D 7F। हो गया। ये आप एकदम आराम से सीख चुके हैं। अब अगला कदम जो बताऊंगा उस पर ध्यान देना। देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसमें 2P और 3S को ऐसे मिलाओ।
और उसमें एक तीर का निशान लगाओ ऐसे, 2p से 3s की ओर मिलाओ। हो गया? 2p से 3s की तरफ मिलाते हो तो थोड़ा सा लाइन ऊपर भी खींच दो, थोड़ा सा लाइन इधर भी, एक सीधी लाइन बना दो। बस इसी के पैरेलल यानी इसी के समानांतर लाइनें खींचते जाओ। समानांतर, ये ऐसे, ये लीजिए, ये लीजिए, तीर का निशान इसी दिशा में रहना चाहिए। ये लीजिए, स्केल रखो और खींचते जाओ। तीर का निशान ऊपर से नीचे की साइड में राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। एक स्केल रखो, अपने आप सीध में आएगा, इधर उधर नहीं होगा। ऐसा बना लीजिए। आपकी कॉपी में ये लाइनें तो बनी हुई हैं, हो गया ना, सबने बना लिया। आपकी कॉपी में ये लाइन तो बनी हुई है, ये वाली लाइन। मेरे कॉपी में मैंने, अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे भी हल्की लाइन रहती है कॉपी की, तो फिर परेशानी नहीं है। नोटबुक में एकदम हल्की लाइन रहती है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। ये हुआ ग्राफ। ये ग्राफ दर्शाता है ऊर्जा का क्रम। सबशेल का ऊर्जा का क्रम। क्रम यानी एक ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले कौन आ रहा है? जो तीर का निशान कहेगा उधर जाना है, अपने हिसाब से नहीं जाना है। तो सबसे पहले ये लाइन है, पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। जो एरो वाला लाइन है उसको देखना है। एरो वाला लाइन में ये फर्स्ट लाइन है। अब इधर जाओगे तो कौन सा आया? सबसे पहले ये लाइन किसको क्रॉस किया? 1s को। फिर दूसरे लाइन में आएंगे पीछे से, फिर आगे की ओर, तो वाया 1s। फिर कौन आया? 2s। फिर अगले लाइन में गए 2p 3s। फिर अगले लाइन में गए 3p 4s। देखो 3p के बाद 3d नहीं आ रहा है, 3p के बाद 4s में जाने के लिए बोल रहा है। तो यही बात समझें, 3p के बाद 3d में नहीं जाना। वो तो परमाणु में 3p के बाद 3d लगता है, परमाणु में होता है, ये ऑर्डर में होता है। देखिए आपने, देखो ये हो 3s 3p 3d, 3p के बाद 3d, ऐसा था। ऐसे ही है परमाणु में देखें तो 3p 3s 3p 3d होता है। लेकिन ऊर्जा जो होती है ना, एनर्जी जो होती है ना सबशेल का, किसका? 3p से ज़्यादा 4s का होता है, 4s से ज़्यादा 3d का होता है। यानी ये कह सकते हैं 3p से ज़्यादा 3d का और 3d से ज़्यादा 4s का नहीं होता। 3d का 4s का 3d से कम है। तो अब कुछ नहीं सोचना, नहीं ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे उतनी अच्छी बात है। लेकिन जब आप कंफ्यूजन में रहता है तो टीचर की कुछ बातों को मानना चाहिए। चलिए अब बातें करते हैं। फिलहाल फिर से 1s 2s 2p 3s, फिर बोलो 3p, फिर इधर चलो, जो कहेगा वही करना है, आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। अगर ये ग्राफ बना लेते हो तो वो रास्ता दिखा देता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। कभी गलतियां नहीं होंगी आपसे। हम एग्जाम में जाते हैं और सबसे पहले हमको आंसर शीट पकड़ा दिया जाता है कि आप उसमें नाम फिल करिए, उसमें आप रोल नंबर फिल करिए, जो जो डिटेल्स है वो भरिए, सिग्नेचर करिए। मैं ये करने के बाद मैं क्या करता था अपने एग्जाम के टाइम पे, 11th और 12th की कहानी मुझे याद है। मैं सबसे पहले पीछे रफ वाला लाइन लिखता था और रफ में बना देता था ये ग्राफ पहला। वो भाई सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, उसके बाद ये बना के रखे रहता, जब जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग करूंगा करके। क्योंकि बार बार दिमाग को प्रेशर देना भी ठीक नहीं है एग्जाम के टाइम पे। और ये बहुत मदद करता था, मेरा कई तरह के प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। देखेंगे कैसे कैसे प्रश्नों को हल करने में मदद करता है ये। चले, तो ऐसे ही अब समझ में आ गया। तो मैं यहां पर लाइन से लिखता हूं। चलिए, तो सबसे पहले कौन आया? 1s। फिर कौन आया? देखो 2s। फिर आया 2p, है ना, देखो 2s 2p 3s।
कौन आया फिर 3s के बाद अगले लाइन 3p 4s, फिर कौन आया 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेगा। हमने ये जाना तब ये जाना, तो इसको बनाना आसान है, इसको याद रखना कठिन है। यस, इस क्रम को। सो ये आप कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली बात आएगी तो इस ग्राफ को भी बना सकते हो, और ग्राफ नहीं बना रहे हो तो फिर मुश्किल हो सकता है। तो याद रखना या फिर दिमाग में रखना पड़ेगा ग्राफ, दोनों में से कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक एलिमेंट है, एक तत्व है, चलो कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, तो मैं इसको मिटा दूं, रख लेते हैं। चलिए पीछे मैं ये कहूं कि एक कोई भी एक तत्व, ऑक्सीजन ले लेता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरूंगा, तो इसके लिए कुछ याद रखें। सब शेल कौन कौन सा है बेटा? सब शेल आपके पास है S P D F। सब शेल, सब मतलब उप शेल यानी कोश, तो उपकोश कितने हैं? S P D F है। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो याद रखना बस 2, 6, 10, 14। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, P में 6, तो 2, 6, 10, 14, यानी कितना का डिफरेंस है बेटा यहां पे? 4 का। इसमें 2, 4 जोड़े 6, 4 जोड़े 10, 4 जोड़े 14। ठीक, ये याद रखना पड़ेगा। S हमेशा आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा, P हमेशा आपको 6 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। जब भी D आएगा बोलेगा भैया मुझे 10 इलेक्ट्रॉन दो, F आएगा बोलेगा भैया हमें 14 इलेक्ट्रॉन दो। तो ये होगा। अब चलते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पहले 1s में भरूंगा, फिर 2s में, 2p, 3s में, ऐसे भरते जाऊंगा। तो देखो, पहले 1s में भरूंगा, फिर 2s में भरूंगा, फिर 2p में भरूंगा, फिर 3s में भरूंगा, 3p में भरूंगा। ये है ना। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मैं कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहां पे लिखा जाता है ऊपर में। यानी मैंने कहा 1s1 तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा है इसमें, 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, 1s3 कभी नहीं हो सकता क्योंकि s हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन मांगता है, 2 से ज़्यादा नहीं मांगता है। याद करना चाहो तो रख कर सकते हो, s2 p6 d10 f14, ये भी याद रख सकते हो चाहो तो याद रखने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता। तब मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं, बहुत ही सरल तरीका, जो प्राइमरी क्लास से करते आ रहे हो वैसा तरीका। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? बोलो। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। जो जितना मांगेगा मैं इसमें से उठा करके वो सिक्के दे दूंगा। मेरे पास 8 सिक्के हैं, मैं उनको उठा के दे दूंगा। 8 कंचे हैं, दे दूंगा। 8 बॉल है, दे दूंगा। यस, यही समझ लो, जो समझना समझ लो। तो ये जो जितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा मैं उसको उतना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। ठीक है। तो अब ये कैसे, चलो समझे। 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो मैंने 8 लिख दिया। सबसे पहले कौन मांग रहा है इलेक्ट्रॉन?
1s, s मांग रहा है, s कितना मांगेगा बेटा 2, तो मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 2 इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया। फिर आया 2s, s है ना तो 2 मांगेगा, ये भी 1 2 दे दिया उठा के। p कितना मांगता है 2p, p है, p कितना मांगेगा 6 मांगेगा, तो 6 1 2 3 4 ही बचा हुआ था, 4 मेरे पास था ही नहीं। अब उसके आगे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें आपने, 1s2 2s2 2p4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। चलिए और करते हैं, एक हाथ और कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन है। चलो इलेक्ट्रॉन किस में भरता है, पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में भरेगा, फिर 3s में भरेगा, फिर 4p में भरेगा। यस, यानी आप ये जो ऑर्डर है इसी को लिख रहा हूं, 1s 2s 2p 3s, ये ग्राफ बनाने आ गया तो आपको पता है यही लिखूंगा मैं अब बार बार। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो कैसे भरूंगा, फिर मैं वही करूंगा। चलो भर के देखो, अगर आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप उसे बना सकते हैं, तो इसके बाद सीख जाएंगे। सीखेंगे तो कुछ अपवाद बताऊंगा कहां पे कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। चलो कितना होगा, ये 2 मांगता है 1 2, 2s 2 मांगेगा, s है मतलब 2 मांगेगा, 2 1 2 दे दिया, यहां से उठाता हूं वहां देता हूं, यहां काटता हूं वहां देता हूं। 2p है, p कितना मांगता है 6, तो 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, दे दिया मैंने। फिर 3s कितना मांगेगा 2, लेकिन मेरे पास है 1, मांगेगा 2 है मेरे पास 1, तो 1 ही दे पाऊंगा ना, तो सीधा मतलब 1 मैं उससे ज़्यादा दे नहीं सकता। कम जब नहीं है तो जितना रहेगा उतना ही दोगे आखिरी में, लेकिन ऐसा है कि उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते ना, यही है कहानी। तो इस तरह से हमारे पास हो गया, ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आपको आ गया है, क्या आप बना पाएंगे? मैं बोलता हूँ स्कैंडियम Sc21, कैल्शियम 20, चलो मैं थोड़ा सा और आके ले जाता हूँ, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, बना के देखो, अगर आपसे बनता है ज़रूर बताओ कि क्या बन रहा है, क्या होगा। चलो हो गया। मैं इसी ऑर्डर का उपयोग करूंगा, इसी क्रम का उपयोग करूंगा, है ना। तो सबसे पहली बात है, पहला आएगा 1s, s मांगेगा 2, 21 में तो 1s2, 2s आएगा 2 मांगेगा 2 दे दिया, 4 हो गया खर्चा इसमें से 21 में से। 2p आएगा 6 मांगेगा, दे सकता हूँ। 3s आएगा, इसके बाद 2 मांगेगा, 3p भी आएगा, ये भी मांगेगा, 6 मांगेगा, दे दिया मैंने। क्योंकि अभी तक कितना खर्चा हुआ चेक कर लेता हूँ, 21 है, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 21 है, तो मेरे पास अभी भी बचा हुआ है कितना 3। अब 3p के बाद कौन आता है, 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, s मांगता है 2, मेरे पास 3 है, 2 दे सकता हूँ। और इसके बाद आया 3d, देखो 4s के बाद अगला लाइन शुरू हो रहा है 3d से, 3d। d मांगता है 10, लेकिन मेरा यहाँ तक 20 खर्च हो चुका है, मैं इसमें से 20 दे चुका हूँ, अब 1 बचा है, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाने आना चाहिए। अभी सीखते जाते हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये ज़्यादा हो गया 3p4, यस। 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। अब एक ज़रूरी बात और बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि मैंने कहा था Fe Fe2+, Fe3+, ऐसी जगहों पर हम क्या करें उसको सिखाता हूं। Fe26 Fe2+,
और Fe3+। जब प्लस आता है मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन कम। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा जरा देखें, मैं बना देता हूं, आप बनाते रहिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये है। अब इस चीज को थोड़ा समझना है आपको, फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा चीजों को समझ पाना। अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊं, ये परमाणु का नाभिक है, ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान से देखिएगा, पहला एनर्जी लेवल का 1s2, ये 1s2 पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा 1s2। दूसरे का है ये दोनों, तो 2s2 2p6। तीसरे का है ये 3s 3p और ये 3d, इतना। तो 3s 2 3p6 और 3d 6 है, देख लो ये जो है, और ये 4s का है 4s2। तो हम देख रहे हैं कि अंतिम ऊर्जा स्तर ये है और अंतिम ऊर्जा स्तर में 4s2 है। कभी भी किसी भी जगह से अगर कोई सामान उठा रहे हो तो सबसे बाहर का उठाओगे। अगर आप अचार की भरनी है, उसमें से एक अचार उठा रहे हो तो सीधे से मतलब अंदर से उठाओगे, एक ऊपर भाग से उठाओगे ना, अंदर उंगली डाल के तो नहीं निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर समझ लीजिए कि आप ये बाहर से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैंने कहा अगर Fe2+ है तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो जरा देखें। सबसे पहली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करना, इनमें से Fe से 2 इलेक्ट्रॉन कम करना। कहां से करोगे, बाहर से। तो बाहर कौन सा हुआ, ये, तो ये 4s, इसके लिए बाहर जो है एक्चुअली बाहर का कक्षक है ये। हाँ, पहले जरूर बढ़ता है 3d से, 3d से पहले जरूर बढ़ता है, लेकिन है वो बाहर का, ये यहां पर दिख गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले बाहर वाले से निकलेगा। ये बात जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बात समझ में आएगा। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद, एक बार करने के बाद आप ये बोलेंगे कि मैं 100% समझ गया हूं, तो गलत बात है। किसी भी चीज को एक बार में नहीं समझा जा सकता है। उसको समझने के लिए हमेशा किसी भी क्लास को 2 बार कम से कम, और अगर अच्छे से करना है तो 3 बार करना पड़ता है, वो जरूर करिए। चलिए, तो ये हुआ 4s, तो यहां से निकलेगा, तो हमारे पास बचा क्या, इसमें से निकलेगा पहले, यस। तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यह है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने कहा कि ये बाहर वाले से निकलेगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा, इसमें का 2 हटा करके 0 लिख दूंगा, तो कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6, ऐसा लिख सकते हो। चाहो तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, 3d6 4s0 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर मैं कहूं Fe3+ का क्या होगा, तो क्या कहोगे, अब इलेक्ट्रॉन यहां बाहर से 1 निकला, 2 निकला, 3 है, तो 2 और 1 3, तो अंदर कौन सा होगा, पहले ये नहीं आएगा, ये बाहर वाला आएगा, तो ये D से निकलेगा। तो कितना हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d5। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की कोशिश करिए। बहुत सारे अपवाद भी हैं, चूंकि क्लास लंबी हो गई है, इसलिए फिर एडवांस में पढ़ेंगे और भी गहराइयों के बारे में। हम पढ़ेंगे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, हम पढ़ेंगे कि कुछ अपवाद है, अपवादों को हम कैसे पढ़ेंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पूरी मेहनत के साथ सीखेंगे तो समझ में आएगा, हवा हवाई बिल्कुल ना करें। अब एक और आता है Cl और Cl- में। Cl परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। Cl-, अब ये Cl-, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो यहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आखिरी में जोड़ दीजिए, बस इतना है। तो कितना होगा, 18 हो गया ये। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
6 हो जाएगा। बस जब प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, और निकालते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको किस बात का, कि ये एटम में या परमाणु की संरचना में क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा, तो बाहर से निकलेगा, ये बात बस पकड़ के रखिएगा। अपने आप सब कुछ आसान हो जाएगा। बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे क्लास को आप रखना चाहते हो, लेना चाहते हो, साल भर की कोर्स करना चाहते हो, तो पहली बात तो ये कहूँगा, यूट्यूब पर तो हम जो क्लास दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम क्लासेस की तरफ जाना चाहते हो, बहुत गहराई में पढ़ना चाहते हो, एक एक चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो फिर और बेहतरीन रिजल्ट भी दिखाना चाहते हो, तो फिर थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा ऐप की तरफ। ऐप में आप आएँ, जुड़िए और हमारी क्लास आप लीजिए, क्योंकि हज़ारों बच्चे साल में जुड़ते हैं और हज़ारों बच्चे इसका लाभ उठाते हैं। मैं प्रोपोगंडा नहीं करता कि मेरे यहाँ से ये स्टूडेंट टॉप किया, वो स्टूडेंट टॉप किया। बेटा, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। मैं अकेला बंदा हर एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास भी लेता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, सारे काम करता हूँ। दिन भर का मेरा काम रहता है, एक क्लास के पीछे, 2 क्लास के पीछे, और यही है हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी। और यही कारण है कि हम ईमानदारी से आपको पूरी क्लास देंगे, एक एक चीज़ को सिखाएंगे, और सिखाएंगे भी ऐसे जैसा कि आपको कुछ ना पता हो और बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि मैं बहुत कुछ सीख के गया हूँ। बस वीडियो हमेशा दोबारा देखा करें, तिबारा देखा करें, और उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में आपको डबल से ट्रिपल फ़ायदा हो। तो बस बेटा, आज की क्लास बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।